जय हिंद साथियों, देखिए इससे पहले हमने आरबीसी के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज की सेशन में हम डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम साथियों रक्त पढ़ रहे थे, रक्त के अंदर हम ठोस भाग पढ़ रहे थे, ठोस भाग के अंदर हमने आरबीसी की चर्चा कर ली थी। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का जो पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है। क्या होता है? व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है। इसी को हम श्वेताणु के नाम से जानते हैं। इसे श्वेताणु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, इसी कारण से इसका रंग सफेद होता है, इसलिए इसको श्वेताणु के नाम से जाना जाता है। और इसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ल्यूकोसाइट के ऊपर आप स्टार लगाना, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है, ये आपको याद रखना। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी के अंदर हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। तो बात करें तो इसके अंदर हमने अभी बात की वर्णक अनुपस्थित होता है, यानी कि वर्णक इसके अंदर कोई नहीं पाया जाता, इसी वजह से इसका रंग जो होता है सफेद रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसकी संख्या की। तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो 7 से लेकर 10,000 तक इसकी संख्या होती है, ये हमें याद रखना। अवधि की बात करें तो अवधि 12 से 14 दिन की इसकी अवधि होती है। ये कार्य के ऊपर स्टार लगाना, ये कार्य परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो यह इसका प्रमुख कार्य होता है प्रतिरक्षा का होता है। क्या होता है? प्रतिरक्षा का, या फिर इसी को हम बोलते हैं एंटी बॉडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब जो डब्ल्यूबीसी जो होता है उसके अंदर हमें 2 टर्म याद रखने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कौन कौन से वो 2 टर्म है? एक तो हो जाएगा हमारे ल्यूकोपीनिया और एक हो जाएगा हमारे ल्यूकोसाइटोसिस। ये दोनों क्या होता है? तो यदि हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो नॉर्मल कितनी होती है? 7 से लेकर 10,000 के बीच में होती है। अगर यही संख्या 7,000 से कम आ जाती है, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब, या फिर हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, जो ये डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी की संख्या का कम होना क्या कहलाता है? ल्यूकोपीनिया कहलाता है। या फिर हम बात करें बहुत ज़्यादा स्वस्थ व्यक्ति हैं या फिर हष्ट पुष्ट व्यक्ति हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, ये जो संख्या होती है वो 10,000 से ज़्यादा चली जाती है। 11,000 हो गई, 12,000 हो गई, या फिर 10,000 से ऊपर चली जाती है। तब उस कंडीशन में जो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी की संख्या का कम होना क्या कहलाता है? ल्यूकोपीनिया कहलाता है। और रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है बढ़ना क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ पर एक और टर्म मैं बता देता हूँ, इससे मिलता जुलता एक और शब्द आता है हीमोसाइटोसिस। क्या? हीमोसाइटोसिस। हीमोसाइटोसिस क्या होता है? तो ये याद रखना, हीमोसाइटोसिस का अर्थ होता है आरबीसी का फटना। क्या होता है? आरबीसी का फटना। आरबीसी का फटना क्या कहलाता है? हमारा हीमोसाइटोसिस नहीं, हीमोलाइसिस। क्या हो जाएगा? हीमोलाइसिस। ये आपको याद रखना। ठीक है ना, हीमोलाइसिस क्या होता है? तो आरबीसी का फटना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। ये आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ पर से ल्यूकोसाइटोसिस, तो ये तीनों टर्म में याद रखना है। आरबीसी का फटना क्या कहलाता है? हीमोलाइसिस। और आरबीसी के अंदर एक और शब्द आता है और उसका नाम आता है एनीमिया। क्या आता है? एनीमिया। एनीमिया का अर्थ क्या होता है? तो रक्त की कमी। शरीर में यदि रक्त की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम एनीमिया कहते हैं। ये आपको याद रखना। ठीक है ना, तो ये चारों शब्द याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये चारों टर्म में से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका अर्थ क्या होता है। तो इनका अर्थ चारों एक ही जगह याद रखना, ताकि आप भी एक ही समय जब पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं हो आपको। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है वो क्लासिफिकेशन, उससे भी कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करें डब्ल्यूबीसी का वर्गीकरण की, तो डब्ल्यूबीसी को जनरली गोल कणिकाओं के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। डब्ल्यूबीसी जो होता है इसको किसके आधार पर? कणिकाओं के आधार पर। कणिकाओं के आधार पर इसको कितने 2 भागों में बांटा गया है? किसके आधार पर? कणिकाओं के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? नंबर फर्स्ट आता है हमारे इसके अंदर, जिनके अंदर कणिका उपस्थित होगी उनको हम बोलेंगे कणिकामय डब्ल्यूबीसी, और जिनके अंदर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं उनको हम बोलते हैं अकणिकामय। जिनके अंदर कणिकाएं उपस्थित होगी उनको तो हम बोलेंगे कणिकामय डब्ल्यूबीसी, और जिनके अंदर कणिकाएं अनुपस्थित होगी उनको हम बोलेंगे अकणिकामय डब्ल्यूबीसी। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं इनका इंग्लिश वर्जन। इंग्लिश वर्जन क्या होता है? तो कणिकाओं को हम ग्रेनुलोसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी। तो हमारे कणिकामय का दूसरा नाम क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट के नाम से जाना जाता है। और अकणिकामय जो होता है इसको हम बोलते हैं ए
ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट के नाम से जानते हैं, तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अकणिका में WBC को दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम होता है ए ग्रेनुलोसाइट के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम दोनों को एक साथ नहीं पढ़ के पहले अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कणिका में वाले को देखते हैं, फिर देखेंगे हम अकणिका में वाले को देखेंगे। यदि यहाँ पर साथियों हम बात करें कणिका में या फिर जो ग्रेनुलोसाइट जो होता है हमारा WBC, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, इसको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। कौन कौन से नाम सुना, काफी महत्वपूर्ण है ये नाम। पहला तो आता है हमारे न्यूट्रोफिल्स। कौन सा आता है, फर्स्ट जो आता है उसका नाम हो जाएगा हमारे न्यूट्रोफिल्स। क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। नंबर सेकंड जो आता है उसका नाम होता है हमारे इओसिनोफिल्स। क्या होता है, इओसिनोफिल्स होता है, ये याद रखना है, ठीक है। नंबर थर्ड की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे बेसोफिल्स। कौन सा फिल्स आता है, बेसोफिल्स। कौन सा आता है, बेसोफिल्स। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है ना, और एक हो जाएगा हमारे बेसोफिल्स। ये आपको याद रखना है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल। अब इनको हम याद कैसे रखेंगे, तो शुरुआत से याद नहीं रखना है आपको, पीछे से याद रखना है। पीछे से फर्स्ट शब्द क्या है, बेसोफिल्स है, तो यहाँ से बे का क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। और उसके बाद में क्या है यहाँ पर इओसिनोफिल्स है, यानी कि ई का क्या हो जाएगा यहाँ पर ई, ठीक है। और बात करें न्यूट्रोफिल्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर एन, क्या हो जाएगा एन, एन क्या हो जाएगा एन, यानी कि आपको बेन शब्द याद रखना है। क्या, बेन शब्द याद रखना, इससे आपको याद रह जाएगा। बी से हो जाएगा बेसोफिल्स, ई से इओसिनोफिल्स और एन से हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। इस प्रकार से आपको ये याद रखना, ठीक है ना। अब हम सेकंड बात करें इनके अंदर, यदि हम बात करें संख्या की बात करें तो इन तीनों में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है WBC के अंदर, तो न्यूट्रोफिल्स की जो संख्या होती है वो सर्वाधिक होती है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। संख्या की बात करें तो सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या सर्वाधिक होती है, ये आपको याद रखना है। और बेसोफिल्स की बात करें तो इसकी जो संख्या होती है वो सबसे कम होती है, सबसे कम, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। सर्वाधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स की और सबसे कम बेसोफिल्स की होती है, ये आपको याद रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर इनके प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं। कार्य की यदि बात करें यहाँ पर, तो जो न्यूट्रोफिल्स जो होता है इसका प्रमुख काम क्या होता है, तो इसका प्रमुख काम होता है भक्षण का। किसका होता है, भक्षण का काम होता है, ये आपको याद रखना। किसका होता है, यानी कि ये सड़े गले जो भी रक्त के अंदर या फिर शरीर के अंदर अपशिष्ट जो भी पदार्थ होता है उनको भक्षण करने का जो काम करता है वो कौन करता है, हमारे न्यूट्रोफिल्स करता है। कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट बात करें इओसिनोफिल्स का मुख्य कार्य क्या होता है, इओसिनोफिल्स का प्रमुख काम क्या होता है, तो इसका जो मुख्य काम होता है वो एलर्जी में या फिर इसको हम कह सकते हैं जब हमारे शरीर में क्या हो जाती है, एलर्जी से लड़ने में मदद, एलर्जी से लड़ने में मदद कौन करता है, तो वो हमारे इओसिनोफिल्स करता है। जनरली हम सभी जानते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है उसको तरह तरह की एलर्जी होती है। यदि हम बात करें, अगर हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो डस्ट से एलर्जी हो जाती है। अगर हम खेतों में हैं या फिर गाँव की बात करें तो गाँवों में जो अनाज जो होता है, अनाज से भी कई व्यक्तियों को एलर्जी हो जाती है। या फिर अगर हम बात करें, अगर हम साफ सफाई का काम करते हैं दीपावली पे, तो इन पर भी हम जो डस्ट जो उड़ती है उससे हमें एलर्जी हो जाती है। अगर हमें एलर्जी हो जाती है उसके बाद में शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसमें एक संगठन पाया जाता है इओसिनोफिल। जैसे ही हमें एलर्जी होती है तो उसके अंदर जो ब्लड होता है उस दौरान इओसिनोफिल्स की संख्या रक्त के अंदर बढ़ जाती है और जो एलर्जी होती है उस एलर्जी के विरुद्ध ये काम करता है और एलर्जी को धीरे धीरे वो गायब करने लगता है। या फिर हम कह सकते हैं जैसे जैसे एलर्जी बढ़ेगी तो इओसिनोफिल्स की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो वो एलर्जी के समय इओसिनोफिल्स जो होता है वो उससे लड़ने का काम करता है। तो ये हमें याद रखना। तो एलर्जी में लड़ने में मदद कौन करता है, तो इओसिनोफिल्स करता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। और ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि एलर्जी के समय कौन सा रक्त का भाग एक्टिवेट हो जाता है, तो कौन होता है, इओसिनोफिल्स होता है। कौन होता है, इओसिनोफिल्स होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं बेसोफिल्स का मुख्य काम क्या होता है। तो बेसोफिल्स जो होता है इसका प्रमुख काम क्या होता है, स्त्राव का होता है। क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो स्त्राव का होता है। अब ये किन किन पदार्थों का स्त्राव करता है, तो 3 पदार्थों का बेसोफिल स्त्राव करता है। एक तो हो जाएगा हमारे हिपेरिन, एक कौन सा पदार्थ होता है, हिपेरिन, ठीक है। हिपेरिन, हिस्टामिन और एक हो जाएगा हमारे सेरोटोनिन।
एक कौन सा हो जाएगा, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, ये तीनों पदार्थ का स्राव कौन करता है, तो बेसोफिल करता है रक्त के अंदर, ये हमें याद रखना है। और मेनली ये जो हिपेरिन जो होता है इसका याद रखना, हिपेरिन जो होता है ये क्या करता है रक्त के अंदर, तो रक्त का थक्का जमने से रोकता है। अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ है जो रक्त का थक्का जमने से रोकता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हिपेरिन। अब हिपेरिन के भी अपनी एक कहानी होती है, ये इस कहानी को मैं अगले सेशन में सुनाऊंगा जब हम प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, उसके अंदर आप सुनाऊंगा, क्योंकि प्लेटलेट्स का जो मुख्य काम होता है वो रक्त का थक्का जमना होता है। अब उसके अंदर इसका क्या रोल रहता है, वो इसकी जो भी कहानी है वो हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इंदासा याद रखिएगा, बेसोफिल्स के अंदर की हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का जो स्राव होता है वो बेसोफिल्स के द्वारा होता है। और हिपेरिन का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, रक्त का थक्का जमने से रोकना इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक जो हमने देखा वो हमने केवल और केवल WBC का एक सेगमेंट देखा, और उस सेगमेंट का नाम क्या हो जाएगा, हमारे ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो 3 प्रकार का होता है, आपको केवल और केवल याद रखना है, BEN याद रखना। B से हो जाएगा बेसोफिल, ई से हो जाएगा इओसिनोफिल्स और एन से हो जाएगा हमारे न्यूट्रोफिल्स। तो जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो उसी हिसाब से हमारा क्रम भी बढ़ता जाएगा। तो बी से जो बेसोफिल होता है उसकी संख्या सबसे कम होती है और न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक होती है और बीच वाले की संख्या बराबर होती है। ठीक है ना। और कार्य की बात करें तो जो बेसोफिल होता है इसका मुख्य कार्य होता है स्रावण का होता है, यानी कि हिपेरिन होगा, हिस्टामिन हो गया और एक हो जाएगा हमारा सेरोटोनिन, इनका स्राव करता है। हिपेरिन का जो मुख्य काम होता है रक्त का थक्का जमने से रोकना होता है। इओसिनोफिल्स का जो मुख्य काम होता है वो एलर्जी हो जाती है हमें, तब उस दौरान इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ती है और वो एलर्जी से हमारे शरीर की रक्षा करती है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रोफिल्स का जो मुख्य काम होता है वो भक्षण का होता है, ये आपको याद रखना। ठीक है ना। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ग्रेनुलोसाइट के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं इसी के अंदर ग्रेनुलोसाइट किसके बारे में, ग्रेनुलोसाइट के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। ग्रेनुलोसाइट की यदि यहाँ पर बात करें तो जो हमारा ग्रेनुलोसाइट जो था वो कितने 3 प्रकार का होता है, लेकिन यदि हम बात करें ग्रेनुलोसाइट की तो ये जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है साथियों, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है इसके अंदर मोनोसाइट, कौन सा होता है, मोनोसाइट, और एक होता है हमारे इसके अंदर लिम्फोसाइट। कौन सा साइट होता है, लिम्फोसाइट। कौन सा होता है, लिम्फोसाइट। ये दोनों याद रखना है, एक तो होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। अब इन दोनों की यदि हम बात करें इनके अंदर हमें क्या क्या जानकारी याद रखनी है, इधर हो जाएगा कौन सा, मोनोसाइट। कौन सा साइट हो जाएगा, मोनोसाइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यदि हम बात करें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट की, तो मोनोसाइट जो होता है इसका प्रमुख काम क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, तो भक्षण का होता है। क्या होता है, भक्षण का होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, भक्षण का होता है। अब ये भक्षण कैसे करता है, किसका करता है, तो वो थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे। तो एक ही पॉइंट याद रखना है, मोनोसाइट के अंदर इसका प्रमुख काम क्या होता है, भक्षण का होता है, ये याद रखना। ठीक है ना। और एक हमारे शरीर के अंदर बीमारी होती है, एक हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, बीमारी होती है। उस बीमारी में किसकी संख्या बढ़ती है, तो याद रखना मोनोसाइट की संख्या बढ़ती है और उस बीमारी का नाम हो जाएगा हमारे टीबी। जैसे ही हमें टीबी होती है, जनरली टीबी के अंदर हमें खांसी ज़्यादा चलती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे हमें टीबी ज़्यादा हो जाती है तो उसके अंदर जो जिस की संख्या बढ़ती है वो कौन होता है, मोनोसाइट होता है। और मोनोसाइट का जो मुख्य काम क्या होता है, भक्षण का होता है। यानी कि जैसे ही हमें टीबी बीमारी होती है, तो टीबी एक जीवाणु से होने वाली बीमारी होती है, तो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसका भक्षण कौन करता है, तो मोनोसाइट करता है। कौन करता है, मोनोसाइट करता है। ये आपको याद रखना, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें हम लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट का जो प्रमुख काम होता है वो किसका होता है, प्रतिरक्षा का होता है। कैसा होता है, प्रतिरक्षा का होता है। प्रतिरक्षा का काम, प्रतिरक्षा का काम इसका होता है, ये हमें याद रखना। ठीक है ना। किस क्या होता है, प्रतिरक्षा का कार्य होता है। अब नेक्स्ट बात करें, अब ये जो लिम्फोसाइट जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारे बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एक तो होता है हमारे बी लिम्फोसाइट और एक होता है हमारे टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट, एक तो होता है कौन सा, बी लिम्फोसाइट और एक होता है हमारे टी लिम्फोसाइट। अब इनकी यदि बात करें तो जो हमारा टी लिम्फोसाइट जो होता है इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये निर्माण पूछा जाता है। आपको याद रखना है, हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है और उस ग्रंथि का नाम होता है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि साथियों, थाइमस ग्रंथि। ये जो थाइमस ग्रंथि जो होती है, इस ग्रंथि की सहायता से किसका निर्माण होता है, टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। और बी लिम्फोसाइट की यदि हम बात करें तो बी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है,
बी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है ये कहाँ पर होता है, तो हमारे शरीर के अंदर लाल अस्थि मज्जा होता है। क्या होता है, लाल अस्थि मज्जा। जो ये लाल अस्थि मज्जा जो होता है इसके अंदर किसका निर्माण होता है, बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब इन दोनों का प्रमुख काम क्या होता है, प्रतिरक्षा करने का होता है, ठीक है ना। तो अब कहानी सुनिए। प्रतिरक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है कि एंटीबॉडी, यानी कि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी आई, या फिर हम बात करें वायरल का इन्फेक्शन हुआ, या फिर हम बात करें डेंगू हो गया हमें, ठीक है ना। अब डेंगू जो होता है एक हम कह सकते हैं मच्छर के काटने से डेंगू हमारे शरीर में पहुंचता है। अब जैसे मान लेते हैं मेरे मच्छर यहाँ पर आकर काटा, डेंगू वाला जो मच्छर था वो यहाँ पर आकर काटेगा मेरे को। अब यहाँ पर मेरे जैसे जिस जगह काटेगा उस जगह क्या हो जाएगा, संक्रमण पैदा होगा। अब उस संक्रमण के विरुद्ध लड़ने का जो काम होगा वो कौन करेगा, हमारे लिम्फोसाइट करेगा। कौन करेगा, उस जगह पर लड़ने का काम लिम्फोसाइट करेगा। अब जहां पर मेरे मच्छर ने काटा था, जहां पर संक्रमण पैदा हो रहा था, वहां पर ये लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाएगा और जहां संक्रमण धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था वहां जाकर एक ये दीवार का काम करेगा और संक्रमण को बोलेगा मैं तेरे को यहां से आगे जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा काम प्रतिरक्षा करने का है और ऊपर वाले ने मेरे को ये जिम्मेदारी है कि मैं शरीर के अंदर एंटीबॉडी का यानी कि प्रतिरक्षा करने का काम करूंगा। अब ये इसकी जिम्मेदारी है तो संक्रमण को आगे बढ़ने नहीं देगा। अब दोनों के मध्य में फाइट होगी। संक्रमण तो बोलेगा नहीं मैं आगे बढ़ूंगा, और जो प्रतिरक्षा होगा वो लिम्फोसाइट जो होगा वो बोलेगा संक्रमण से कि नहीं मैं तेरे को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। दोनों के मध्य फाइट होगी तो दोनों को नुकसान होगा तो संक्रमण भी धीरे धीरे खत्म होगा और लिम्फोसाइट भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, ठीक है ना। अब धीरे धीरे दोनों खत्म हो गए वहां से। अब संक्रमण जो था वो जिस वजह से भी उसका जो भी कारक था, वो कारक के जो रोगाणु थे वो तो मर गए, लेकिन वो जो अपशिष्ट जो पदार्थ बच गया था वो हमारा शरीर के अंदर अभी भी पड़ा हुआ है। हमारे जहां पर मच्छर ने काटा था वहां पर वो पड़ा हुआ है। तो अब क्या करेगा, ये लिम्फोसाइट जो होता है ये फिर तुरंत सूचना किसको देगा, मोनोसाइट को देगा। किसको तुरंत सूचना देगा, मोनोसाइट को देगा। और मोनोसाइट का मुख्य काम क्या होता है, भक्षण का होता है। तुरंत ये सूचना मोनोसाइट को देगा, तो मोनोसाइट का मुख्य कार्य होता है भक्षण का। तो लिम्फोसाइट के द्वारा जो संक्रमण पैदा कर रहा था, जिस कारक को नष्ट किया गया था लिम्फोसाइट के द्वारा, उसके जो भी रोगाणु बीजाणु जो भी थे उनको भक्षण करके कौन नष्ट करेगा, मोनोसाइट करेगा। जैसे ही मोनोसाइट करेगा, अब इसने अपना काम कर दिया। अब अपना काम जैसे ये पूरा करता है, अब ये क्या करेगा, हमारे शरीर के अंदर एक लसिका द्रव होता है, उस लसिका द्रव की सहायता से वो ये मोनोसाइट जो होता है उस लसिका द्रव के अंदर ये जो अपशिष्ट जो पदार्थ था उसको छोड़ देता है, और वो अपशिष्ट पदार्थ रक्त से बहता हुआ धीरे धीरे हमारे जो यूरिन जो होता है, मानव मूत्र जो होता है, उससे होते हुए वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी होता है। इसीलिए ऊपर वाले ने ये जो पूरा शरीर बनाया है बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से बनाया है। सबका अपना अपना एक विशिष्ट काम होता है, ठीक है ना। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसका क्या कार्य होता है, किस प्रकार से होता है। तो ये मैंने सारा का सारा आपको बता दिया। जो जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है वो टू दी पॉइंट है, और ये सारी की सारी जानकारी आपको याद होनी चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी के साथ में हमारा जो WBC जो टॉपिक होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। और इसका जो भी PDF है वो जैसे ही सेशन खत्म होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको PDF को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। इसी के साथ में हम मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में प्लेटलेट्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।